हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह की पहली किरण जब शहजादपुर की गलियों में उतरती थी तो सबसे पहले उसकी रोशनी पड़ती थी उस छोटे से घर पर जहाँ रहती थीं फरहीन और उसकी अम्मी। घर कहने को छोटा था, पर उसकी दीवारों में इतनी गर्माहट थी कि बाहर की सर्दी भी अंदर नहीं घुस पाती। फरहीन की उम्र अभी 18 की थी। पढ़ाई पूरी करके वो अब शहर के एक छोटे से क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। उसकी अम्मी रुखसाना भी सिलाई का काम करती थीं। दोनों मिलकर किसी तरह गुजारा चला लेती थीं। फरहीन का चेहरा ऐसा था कि लोग 2 बार देखते थे, न कि इसलिए कि वो बहुत खूबसूरत थी, बल्कि इसलिए कि उसकी आंखों में एक अजीब सी सादगी थी। वो हंसती तो लगता था जैसे कोई फूल खिल गया हो, लेकिन वो हंसती कम थी। उसकी ज़िंदगी में हंसी की जगह ज़्यादातर चिंता ने ले ली थी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, दवाइयाँ महंगी थीं, किराया समय पर देना पड़ता था और सबसे बड़ी बात, लोग बातें बनाते थे। अरे, ये लड़की दिन रात बाहर रहती है। क्लिनिक में तो डॉक्टर साहब भी जवान हैं, कौन जाने क्या सिलसिला है। ऐसी बातें फरहीन के कानों तक पहुंचती तो वो बस चुपचाप मुस्कुरा देती। जवाब देने की आदत नहीं थी। क्लिनिक का नाम था अल हयात। वहाँ मुख्य डॉक्टर थे डॉ आरिफ खान, उम्र 30 के आसपास, पढ़े लिखे, शांत और बहुत मेहनती। मरीजों से इतना प्यार से बात करते कि कई बार लोग इलाज से ज़्यादा उनके मिलने के लिए आते। फरहीन को वो बहुत सम्मान देते, कभी ज़्यादा बात नहीं करते, पर जब भी ज़रूरत पड़ती वो फरहीन की बात ध्यान से सुनते। एक दिन क्लिनिक में मरीज़ कम थे, बारिश हो रही थी, बाहर पानी की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। फरहीन अपनी डायरी में कुछ लिख रही थीं। अचानक आरिफ साहब बाहर से आए। उनके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। फरहीन, ये लो। उन्होंने पैकेट आगे बढ़ाया। ये क्या है? तुम्हारी अम्मी के लिए दवा। मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। तुम्हें पता है ना, ये वाली दवा यहाँ आसानी से नहीं मिलती। फरहीन ने पैकेट लिया। उसकी आंखें भर आईं। सर, आपने इतनी मेहनत। अरे कोई मेहनत नहीं, बस सोचा कि तुम परेशान रहती हो। फरहीन ने सिर झुकाकर शुक्रिया कहा। उस पल में उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी परेशानी को सच में समझता है। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं, कभी चाय के बहाने, कभी मरीजों की फाइल्स के बहाने। आरिफ साहब फरहीन से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते। वो बताती कि वो बीए कर रही है। वो कहते, बहुत अच्छा, पढ़ाई मत छोड़ना। फरहीन को अच्छा लगता। उसके दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होती। वो खुद से कहती, नहीं फरहीन, ये सिर्फ इंसानियत है, ज़्यादा मत सोचना। पर दिल नहीं मानता था। एक शाम क्लिनिक बंद होने के बाद आरिफ साहब ने कहा, फरहीन, आज बारिश बहुत तेज़ है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? फरहीन ने मना किया, पर बारिश और तेज़ हो गई। आखिरकार वो मान गई। कार में बैठते ही सन्नाटा छा गया। दोनों चुप थे। फिर आरिफ ने बात शुरू की। फरहीन, तुम कभी किसी से अपनी परेशानियां शेयर करती हो? नहीं सर, अम्मी को और दुखी नहीं करना चाहती। तुम बहुत मजबूत हो। फरहीन ने हल्के से मुस्कुराया। ज़रूरी नहीं हर मजबूत दिखने वाला अंदर से भी मजबूत हो। आरिफ ने एक पल रुककर कहा, मैं भी कभी कभी बहुत अकेला महसूस करता हूँ। फरहीन ने हैरानी से देखा। इतने बड़े, इतने सम्मानित इंसान को भी अकेलापन? पर आप तो। लोग बाहर से जो देखते हैं वो सच नहीं होता हमेशा। उस रात घर पहुंचकर फरहीन देर तक सो नहीं पाई। आरिफ साहब के शब्द बार बार याद आ रहे थे। धीरे धीरे वो दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। न ज़्यादा नज़दीक, न बहुत दूर, बस एक दूसरे की मौजूदगी से सुकून मिलने लगा। फरहीन को लगने लगा कि शायद कोई ऐसा है जो उसकी छोटी छोटी बातों को महत्व देता है। आरिफ को लगने लगा कि फरहीन की सादगी में वो सुकून है जो सालों से नहीं मिला था। पर दुनिया चुप नहीं रहती। क्लिनिक में एक कंपाउंडर था, शकील। उसी ने सबसे पहले अफवाह उड़ाई। देखा, डॉक्टर साहब फरहीन को रोज़ ड्रॉप करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे बात फैल गई, मोहल्ले में, रिश्तेदारों तक। रुखसाना बी को एक दिन पड़ोस की ताई ने समझाते हुए कहा, बेटी को इतनी रात तक बाहर मत रखा करो, लोग क्या क्या नहीं कहते।
रुखसाना बी ने फरहीन से पूछा, बेटी सच बताना, डॉक्टर साहब के साथ कुछ है? फरहीन ने आंखें झुकाकर कहा, नहीं अम्मी, वो सिर्फ अच्छे इंसान हैं। पर रुखसाना बी को यकीन नहीं हुआ। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनकी इज्जत पर दाग न लग जाए। एक दिन आरिफ ने फरहीन से कहा, फरहीन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरहीन का दिल धड़क उठा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फरहीन स्तब्ध रह गई। सर, ये मैं जानता हूँ हमारा फासला बहुत है, मेरा घराना, मेरी उम्र, मेरी ज़िंदगी, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। फरहीन की आंखों में आंसू आ गए। पर अम्मी, लोग क्या कहेंगे? मैं अम्मी से बात कर लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। उस रात फरहीन ने अम्मी से बात की। रुखसाना भी पहले तो चौंकी, फिर रो पड़ी। बेटी, अगर वो सच में अच्छा इंसान है तो मैं क्या मना करूँगी, पर लोग क्या कहेंगे? अम्मी, जो कहना है कह लेंगे, दिल साफ है तो सब ठीक हो जाएगा। अगले हफ्ते आरिफ अपने घर वालों के साथ फरहीन के घर आए। रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। पर अफवाहों ने अब और ज़ोर पकड़ लिया। शकील ने एक दिन क्लिनिक में ही जहरीली बात फैलाई। डॉक्टर साहब ने फरहीन को नौकरी इसलिए दी थी कि वो उनके साथ, तुम समझ गए ना? बात इतनी तेज़ी से फैली कि आरिफ के कुछ पुराने मरीज़ भी आने बंद हो गए। एक दिन आरिफ को एक पुराना दोस्त मिला। वहाँ से पता चला कि शकील ने कुछ पुरानी चैट्स को एडिट करके स्क्रीनशॉट बनाए हैं और उन्हें मोहल्ले में भेज दिया है। आरिफ ने फरहीन को बताया। फरहीन रो पड़ी। सर, मेरी इज्जत। फरहीन, सच सामने आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। आरिफ ने पुलिस में शिकायत की। शकील पकड़ा गया। सच सामने आया कि सारे स्क्रीनशॉट फर्जी थे, पर तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। आरिफ के घर वाले अब रिश्ता तोड़ना चाहते थे। इतनी बदनामी हम कैसे मुंह दिखाएंगे? आरिफ ने साफ कह दिया, मैं फरहीन के बिना नहीं रह सकता। अगर आपको मेरा फैसला पसंद नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगा। घर वालों ने बहुत विरोध किया, पर आरिफ नहीं माने। शादी तय समय पर हुई, सादगी से, सिर्फ करीबी लोग। शादी के बाद फरहीन और आरिफ एक छोटे से घर में रहने लगे। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। आरिफ ने क्लिनिक में नया स्टाफ रखा। मरीज वापस आने लगे। फरहीन ने पढ़ाई पूरी की। अब वो खुद एक छोटी सी नर्सिंग कोर्स कर रही थी। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। फरहीन ने आरिफ का हाथ थामा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने तो पाया है। तुम मेरी इज्जत हो, मेरा सुकून हो। फरहीन ने सिर उनके कंधे पर टिका दिया। पर लोग तो हमेशा बोलेंगे, हमारा सच हमारे पास है, बस वही काफ़ी है। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार अफवाहें सच से ज़्यादा तेज़ दौड़ती हैं, लेकिन अगर दिल साफ हो, इरादे पाक हों और एक दूसरे पर यकीन हो तो कोई भी तूफान इतना बड़ा नहीं कि उसे पार न कर सके। सच्चाई की ताकत अफवाहों से 1000 गुना ज़्यादा होती है। और याद रखना, इज्जत कमाने में वक़्त लगता है, पर खोने में बस एक झूठी बात काफ़ी होती है। इसलिए दूसरों की इज्जत करो। अफवाहों पर यकीन करने से पहले सच जानने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार इज्जत गई तो वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अल्लाह हाफिज़। मरने के बाद दाढ़ सिर्फ एक जान के चला जाने का नहीं होता, बल्कि उस घर पर टूटने वाले हर नए बोझ का भी होता है। गरीब परिवार के लिए किसी अपने की मौत एक ऐसी हकीकत है जो रोटी, इलाज, किराए और रोज़गार की परेशानियों के बीच और भी ज़्यादा भारी हो जाती है। जिस घर में रोज़ की रोटी मुश्किल से पकती हो, वहाँ मौत के बाद होने वाली रस्में अक्सर दुख से ज़्यादा खर्च का सबब बन जाती हैं। इसीलिए मरने के बाद भी गरीब परिवार पर रस्मों का बोझ एक सामाजिक सच्चाई है जिसे समझना और बदलना बहुत ज़रूरी है। जब घर का कमाने वाला या कोई बुजुर्ग मेंबर गुजार जाता है, तब परिवार पहले ही अंदरूनी तौर पर टूट चुका होता है। लेकिन हमारे समझ में कई जगहों पर अंतिम संस्कार के साथ जुड़ी ऐसी परंपराएं हैं जो गरीब लोगों के लिए एक नया इम्तिहान बन जाती हैं। कफान, दफन या शमशान का खर्चा, गाड़ी का इंतज़ाम, लोगों के खाने का प्रबंध, तीसरे दिन की रस्म, दसवान, तिरहविन, फातिहा या अन्य सामाजिक रीत रिवाज, ये सब मिलकर इतना खर्चा करा देते हैं कि घर वालों को उधार लेना पड़ता है।
कई बार जो परिवार जीते जी कर्ज से बचने की कोशिश करता है वो मौत के बाद रस्मों के चक्कर में और गहरे कर्ज में डूब जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि ये बोझ अक्सर धर्म से कम और सामाजिक दबाव से ज़्यादा जुदा होता है। लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे। रस्म पूरी इज्जत से होनी चाहिए। खाने का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। दूर के रिश्तेदार आए हैं, उनका ध्यान रखो। ऐसे अल्फाज दुख में डूबे परिवार को मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी औकात से बाहर जाकर खर्च करे। गरीब आदमी अपना दाढ़ छुपाकर इज्जत बचाने की कोशिश करता है। जो पैसे बच्चों की पढ़ाई, दवा या रोज़ी रोटी के लिए लगने चाहिए वो एक दिन या कुछ घंटों की सामाजिक दिखावे वाली रस्मों में ख़त्म हो जाते हैं। कई गाँवों और शहरों में आज भी ये देखा जा सकता है कि घर में अनाज कम है लेकिन मौत के बाद दावत देना ज़रूरी समझा जाता है। कहीं लोग बर्तन उधार लेते हैं, कहीं पैसे ब्याज पर उठाते हैं और कहीं औरतें अपने गहने तक गिरवी रख देती हैं। ये सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक अत्याचार भी है। जिस घर में लोग रोते हुए संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं वहाँ उन्हें रस्मों की लिस्ट पकड़ा दी जाती है। डांट को महसूस करने का वक्त भी नहीं मिलता क्योंकि खर्च और इंतज़ाम का हिसाब उनके सर पर खड़ा रहता है। इस मसले का हल रस्मों को पूरी तरह ख़त्म करना नहीं बल्कि उन्हें सरल और इंसानी बनाना है। मौत के बाद सबसे बड़ी चीज़ दिखावा नहीं, दुआ, सहारा और संवेदना होनी चाहिए। अगर समझ वाकई साथ देना चाहता है तो यूज़ खाना खाने के बजाय घर वालों के लिए खाना लेकर जाना चाहिए। पैसे की मांग करने के बजाय मदद की पेशकश करनी चाहिए। इज़्ज़त का मतलब महंगी रस्में नहीं बल्कि एक इंसान की ज़िंदगी और उसके परिवार के दर्द का सम्मान होना चाहिए। धर्म और परंपरा का असली मकसद आसानी देना होता है, मुश्किल बढ़ाना नहीं। इसलिए ज़रूरत है कि समाज के बुज़ुर्ग, धार्मिक नेता और पढ़ लिखे लोग मिलकर आवाज़ उठाएं कि गरीब परिवार पर मौत के बाद अनावश्यक रस्मों का बोझ न डाला जाए। अंतिम विदाई सादगी से भी हो सकती है और बहुत इज्जत से हो सकती है। जो परिवार जीते जी संघर्ष कर रहा था उस पर मौत के बाद और बोझ डालना इंसाफ नहीं है। आखिर में हमें ये समझना होगा कि मौत एक सच है लेकिन उसके बाद गरीब परिवार को कर्ज, दबाव और दिखावे की आग में धकेल देना एक सामाजिक बुराई है। दुख को रस्मों के बोझ में बदल देना इंसानियत नहीं। संवेदना तब होगी जब हम कहेंगे रस्म कम, सहारा ज़्यादा। तभी हम एक बेहतर और ज़्यादा इंसानी समझ की तरफ बढ़ सकेंगे।